पैरेलल एलसीआर सर्किट स्टार्ट करते हैं। तो हमने सीरीज एलसीआर सर्किट जब पढ़ा, वहां पर जो भी रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट पहले मैंने मैथमेटिकली डिराइव करा है, उसके बाद मैंने उन्हें फेजर से बताया था। वो फेजर क्योंकि आसान होता है काफी, तो अब मैं फेजर से ही करने वाला हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो पैरेलल में जब एल सी आर तीनों जुड़ जाते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, अब वो अपन पैरेलल में देखने वाले हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ टेकिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये तीनों को मैंने यहाँ पे देखे पैरेलल में कनेक्ट करा है और ऐसी पोटेंशियल लगा दी। इन तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा है और ऐसी पोटेंशियल लगा दिया। इस तरह से सर्किट बना दिया हमने। अब सर्किट में डेफिनेटली क्योंकि पैरेलल में है तो तीनों को पोटेंशियल सेम मिलेगा ना, सही बात है क्या? यस सर। तीनों एलिमेंट क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में कॉमन चीज क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो लेट अस स्टार्ट बाय अज्यूमिंग पोटेंशियल इन द सर्किट। मैंने मान लिया कि पोटेंशियल सर्किट का कुछ V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये मैंने पोटेंशियल मान लिया। अब अगर ये पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, कैपेसिटी C, तीनों में कुछ कुछ करंट होगा अपना अपना। पोटेंशियल सेम है पर करंट थोड़ी सेम होना चाहिए। रजिस्टर का करंट मान लिया IR है, इंडक्टर का करंट मान लेते IL है, कैपेसिटर का करंट IC मान लेते हैं। इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम इनकी, मैं कराने फेजर से वाला हूं पर इक्वेशन भी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो रजिस्टर का जो करंट होता है, अगर रजिस्टर का पोटेंशियल पता है तो उसका करंट लिखना आसान होता है। वो कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, और फेज सेम ही रहता है। भाई पोटेंशियल का जो फेज होता है, करंट का भी फेज वही रहता है रजिस्टर के अंदर। फिर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का पोटेंशियल और करंट का रेशियो क्या होता है? V बाय एक्सएल करते हैं इंडक्टर के लिए, अपन इंडक्टर के लिए V बाय एक्सएल करते हैं, इंटू हो जाएगा साइन करंट पोटेंशियल से पाई बाय 2 फेज पीछे होता है। इंडक्टर में पोटेंशियल आगे करंट पीछे होता है, तो करंट को पाई बाय 2 फेज पीछे कर दीजिएगा। इंडक्टर में याद करिए, थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है अपन ने, पोटेंशियल करंट से आगे था, तो पोटेंशियल को अगर मैंने साइन में माना है तो करंट को मुझे पाई बाय 2 फेज पीछे करना पड़ेगा इंडक्टर में। आया समझ में करंट के बारे में इंडक्टर में? कैपेसिटर में देखिए अगर, तो V नॉट बाय XC, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC जैसा होता है तो V नॉट बाय XC कर दिया, और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे करंट आगे होता है, तो करंट को पाई बाय 2 फेज आगे कर देना। इन्हीं सबको फेजर में भी ड्रॉ करता हूं मैं। अगर फेजर ड्रॉ करूं, लेट अज्यूम कि जो सर्किट का पोटेंशियल था वो ये दिखाया मैंने, ये सर्किट का मैंने पोटेंशियल दिखाया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू V नॉट है, एक्स एक्सिस से इसका एंगल ओमेगा टी, और वो इधर की तरफ घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। तो इसका जो वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन है वो हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, वो हमारा नेट पोटेंशियल है। अब सर्किट में तीन करंट है, तीनों को अपन फेजरली दिखा सकते हैं, तीनों साइनसोइडली चेंज हो रहे हैं, तीनों को फेजरली दिखा सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, 7 ओके। तो वोल्टेज का फेजर बनाया हमने। अब रजिस्टर में जो करंट होता है वो सेम फेज में होता है, तो रजिस्टर का फेजर उसी डायरेक्शन बना देंगे जो वोल्टेज का फेजर था, वैसे बना देंगे। रजिस्टर में सेम फेज में होता है करंट। ये रजिस्टर का फेजर दिखाया मैंने IR, ये IR की पीक वैल्यू दिखाई है, जो लेंथ होगी वो IR की पीक वैल्यू होगी, तो I नॉट R लिख देता हूँ, वेयर I नॉट R विल बी V नॉट बाय R। पता है आपको, दिस इज नथिंग बट I नॉट R, ये रजिस्टर के करंट की पीक वैल्यू। क्लियर है क्या? यस सर। सुना रहे इतना? चलो बहुत बढ़िया। फिर इंडक्टर में पाई बाय 2 फेज पीछे होता है करंट, तो इंडक्टर का करंट पाई बाय 2 फेज पीछे दिखा दो, यहाँ से 90 डिग्री पीछे दिखा दो इंडक्टर का करंट, ये 90 डिग्री पीछे दिखा दिया मैंने इंडक्टर का करंट। ये हो गया I नॉट L, इंडक्टर करंट पाई बाय 2 फेज पीछे दिखाया। कैपेसिटर का करंट वो पाई बाय 2 फेज आगे दिखा देंगे, तो यहाँ से पाई बाय 2 फेज आगे दिखा दो कैपेसिटर का करंट, ये दिखा दिया कैपेसिटर का करंट I नॉट C।
तो ये तीनों चीजें क्लियर, ये तीनों के अपन ने फेजर डायग्राम दिखाया। ये हो गया कैपेसिटर के करंट का फेजर, ये हो गया रजिस्टर के करंट का फेजर, ये हो गया इंडक्टर के करंट का फेजर। अब रिजल्टेंट निकालते। फेजरली मुझे यहाँ पे तीनों करंट को ऐड करना है, तो मुझे फेजर को भी ऐड कर सकता हूँ। फेजर को ऐड करके रिजल्टेंट निकाल लेते। ये दोनों अपोजिट डायरेक्टेड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है। कितना आने वाला है? ये आने वाला है आई नॉट टी माइनस आई नॉट एल। इसके साथ इस रजिस्टर के वोल्टेज का अगर अपन रिजल्टेंट निकाल दें तो नेट इधर आने वाला है, ये आने वाला है हमारे पास नेट करंट। अब हमारे पास तीन करंट थे, तीनों का एडिशन टोटल करंट दे देगा हमको। सर्किट में जो टोटल करंट होना चाहिए बाय किरचॉफ करंट लॉ, तीनों का एडिशन करना चाहिए था मुझको, तो मैंने फेजरली ऐड कर दिया, तो ये रिजल्टेंट करंट मिलेगा। तो क्या आप बता सकते हो मुझे फाई एंगल क्या आ रहा है? बोलो, टेन फाई क्या आ रहा है? बताइए टेन फाई क्या लिखेंगे? सेम आ रहा है ना, बोलो क्या सेम, क्या मतलब बोलो। I नॉट एक्सएल सी माइनस माइनस एक्सटी बाई आर। नहीं, ढंग से देखो, ये हो रहा है आई नॉट सी माइनस आई नॉट एल, ये लेंथ हो रही है आई नॉट सी माइनस आई नॉट एल डिवाइड बाई नीचे जो डिनोमिनेटर में वो आई नॉट आर। ये आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू है करंट की, करंट की पीक वैल्यू को लिखते हैं वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय रेजिस्टेंस। सी के लिए क्या कर देंगे? वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय एक्ससी। आई नॉट एल के लिए वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय एक्सएल। रजिस्टर में करंट की पीक वैल्यू के लिए वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय आर। अब वी नॉट कैंसिल हो रहा है, तो टेन फाई की इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास? 1 अपॉन एक्ससी माइनस 1 बाय एक्सएल अपॉन 1 बाय आर। थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग आ रहा है, देखो ध्यान से। पैरेलल में है, उल्टा होके ऐड हुआ है, इनवर्स होके ऐड हुए ये पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में थे, जब सीरीज में थे तो डायरेक्टली एक्ससी और एक्सएल को ऐड करा था। एक्ससी और एक्सएल का डिफरेंस लिया था आपने पिछली बार सीरीज में, और यहाँ पे इनको इनवर्स लेके डिफरेंस लिया, समझे? ये डिफरेंस है यहाँ पे थोड़ा। चलो आगे, उसके बाद अगर आप मुझे रिजल्टेंट करंट की पीक वैल्यू चाहिए, ये आई नॉट की पीक वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको मैं लिख सकता हूँ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। करंट की पीक वैल्यू वो निकाल सकता हूँ रूट ओवर ये रजिस्टर के करंट की पीक वैल्यू आई नॉट आर। आई नॉट आर को डायरेक्टली मैं लिख दूं, रजिस्टर के करंट की पीक वैल्यू क्या थी? वी नॉट बाय आर थी, इसका स्क्वायर प्लस आई नॉट सी। आई नॉट सी क्या लिखा था? ये देखो वी नॉट बाय एक्स था और वो वी नॉट बाय एक्सएल था। वी नॉट सब तरफ से कॉमन ले लो उसको, वी नॉट को कॉमन ले लिया, तो करंट की पीक वैल्यू ये आ रही है वोल्टेज की पीक वैल्यू V बाय रेजिस्टेंस जैसा चीज होना चाहिए थी, और वो रेजिस्टेंस जैसी चीज क्या दिख रही है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है वी नॉट इंटू रूट ओवर 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्ससी माइनस 1 बाय एक्सएल स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस जैसी स्क्वायर की चीज दिख रही है, रेजिस्टेंस जैसी चीज दिख रही है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 बाय जेड। पिछली बार अपन ने v इक्वल आई इक्वल टू वी बाय जेड लिखा था, तो 1 बाय जेड की वैल्यू आ रही है हमारे पास ये 1 बाय जेड इज रूट ओवर 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्ससी माइनस 1 बाय एक्सएल स्क्वायर। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि पैरेलल है, तो जैसे अपन ने नॉर्मल पैरेलल सर्किट पढ़ा है वहां पे भी तो रेजिस्टेंस इनवर्स होकर जुड़ते हैं। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 करते, तो वैसे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। 1 बाय जेड इक्वल टू रूट ओवर सीरीज में अपन ने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर करा था, यहाँ पे 1 बाय जेड इक्वल टू रूट ओवर 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्ससी माइनस 1 बाय एक्सएल। एक फर्क है, सीरीज में एक्सएल माइनस एक्ससी चलता है, पैरेलल में 1 बाय एक्ससी माइनस 1 बाय एक्सएल, यहाँ पे सी पहले और एल बाद में, ये एक डिफरेंस है। इसलिए क्योंकि हम है ना अभी करंट के फेजर को देख रहे हैं, करंट आगे है ये मान के चल रहे हैं,
अपन ने जब पैरेलल पढ़ा, सीरीज पढ़ा था, तो वोल्टेज आगे है मान के करा था, अब करंट मान के कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कैपेसिटी आगे आ गई है। चलो देख लो अच्छे से जो भी पढ़ा अपन ने, और रिजल्ट क्या आ रहे हैं हमारे। तो पैरेलल में रिजल्टेंट इंपेडेंस क्या आता है वो हमने निकाल दिया, ठीक है, सीरीज में भी निकाल चुके थे। पैरेलल में फेज डिफरेंस क्या आता है वो निकाला, और वो फेजर से निकालना बहुत आसान है। तो आप इन एक्सप्रेशंस को थोड़ा याद रखो, और बाकी आपको डेराइव करते बहुत आसानी से आना है, डेरिवेशन बहुत आसान है इनका, तो डेरिवेशन करते आना चाहिए। चलो क्या है, सारी चीजें क्लियर। अब पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल दे दिया हो और करंट की पीक वैल्यू पूछ ली हो, तो करंट की पीक वैल्यू निकाल सकते हो अपन। करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की पीक वैल्यू इंटू 1/z, और 1/z की वैल्यू ये होती है। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके वंशिता, चलिए वेरी गुड, है ना। तो ये अपन ने पैरेलल एलसीआर सर्किट भी देखा। अभी इसके अंदर मैंने एलसीआर तीनों को ही पैरेलल में लगा दिया, कुछ और भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। वैसा भी हो सकता है कि दो दो सीरीज में करके आपस में पैरेलल में कर दिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट भी बन सकते हैं। उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका हो जाता है अगर हम इम्पीडेंस को कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा सोचे। एक रीजन है कि z क्यों लिया है यहाँ पे, z आपने याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर में z लिखते हो, यहाँ पर भी z ले रहे हैं, है ना। कैपेसिटर जो होता है वो फेजर को π/2 फेज से पीछे आगे कर रहा है। कैपेसिटर में वोल्टेज π/2 फेज पीछे हो जा रहा है, और इंडक्टर में वोल्टेज π/2 फेज आगे हो रहा है। V = IR होता है, याद करो V = IR लिखते हैं अपन ओम्स लॉ से। जब मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो कैपेसिटर के लिए VC = IC इंटू हम XC कर रहे हैं, लेकिन फेज में भी π/2 आगे हो रहा है। तो फेज में π/2 सॉरी कैपेसिटर का फेज π/2 पीछे हो रहा है, तो फेज में π/2 पीछे होना, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है क्या आपने? लास्ट ईयर सर। लास्ट ईयर पढ़ा है, अच्छा। तो शायद ये पता हो कि आर्गन प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो वो 90 डिग्री एंगल घूम जाता है, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करे 90 डिग्री पॉजिटिव साइड में घूमता है, और माइनस आयोटा से 90 डिग्री पीछे की साइड में घूमता है। यस सर। यस सर। Yes, sir. पता है तो बहुत बढ़िया चीज हो गई फिर। तो वोल्टेज का फेजर करंट के फेजर से 90 डिग्री पीछे है, ये बताने के लिए यहाँ पे माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं सारी चीजों कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाऊं ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स सब चीज बहुत आसान हो जाएगी। आपका जो कैपेसिटर होता है ना उसको आप -XCI, ये उसका रिएक्टेंस ले लो, वेयर I इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इंडक्टर के लिए जो रिएक्टेंस लिखते थे ना अपन, उसको लिख दो +XC इंटू I, सॉरी +XL इंटू I। रजिस्टर के लिए, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको सिर्फ रियल नंबर R से रिप्रेजेंट करो। अब आप V और I को कॉम्प्लेक्स जैसा मान के ओम्स लॉ लगा दो, V = IR होता है, तो V = I into Z, where Z is कॉम्प्लेक्स नंबर। सीरीज में और पैरेलल में आप उन्हें आसानी से जोड़ सकते हो। जब सीरीज में थे तीनों चीजें L, R और C, जब तीनों सीरीज में है तो L का रिएक्टेंस -XLI प्लस XLI होता है L का, R का R ही होता है, और कैपेसिटर का XCI होता है। इन सबको जोड़ लो तो सीरीज में जो Z आ जाएगा वो आ जाएगा R प्लस XL माइनस XCI, कैपेसिटर का -XCI होता था। समझ में आ रहा है कुछ? कैपेसिटर का हम जो रिएक्टेंस बोलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ -I टाइम XC ले लो, तो Z, अब देखो Z का मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा जो तुमने पढ़ा हुआ था। कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो एक ट्रिक होती है कि अगर आपको सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है एसी में, तो वो ट्रिक ये बोलती है कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है ना उसको -XCI ले लो, इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है उसको XLI ले लो, रजिस्टर के रेजिस्टेंस को R ले लो। अब
इन रेजिस्टेंस को मान के फिर तुम्हारा नॉर्मल जो सीरीज पैरेलल जो फॉर्मुलेज होते हैं वो लगा सकते हो। दो चीज सीरीज में है तो उनकी रिएक्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दो। दो चीज सीरीज में थी तो इन सबकी रिएक्टेंस को जोड़ दिया, रिएक्टेंस को जोड़ा तो ये रिजल्टेंट रिएक्टेंस आ गई। रिजल्टेंट रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही आ रहा है जो हमने पढ़ा था, समझे? इससे पेज बेस भी समझ में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक थोड़ा सा मैंने हिंट दी, बस इसी के साथ यहाँ पे इसको रोकते हैं अपन। बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें जाएंगे नहीं, वरना अपन इंजीनियरिंग पढ़ने लग जाएंगे एक तरफ से। ये इंजीनियरिंग में सिखाते हैं ये सब, तो अभी अपन इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं। 12th लेवल पे इतना भी नहीं पूछा जाएगा जितना मैंने बता दिया है। ये मैंने बहुत टफ आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन के हिसाब से बताया मैंने, बाकी इतनी भी जरूरत नहीं है आपको। जेईई मेंस के लिए तो सीरीज एलसीआर पढ़ लो, सफिशिएंट है। सीरीज एलसीआर या पैरेलल एलसीआर भी जेईई मेंस में बहुत कम पूछते हैं। चलिए, क्या ये सब क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना? तो ये हटा रहा हूं अब मैं पैरेलल एलसीआर अपना कंप्लीट। नाउ वी विल स्टार्ट रेजोनेंस। लिखिए रेजोनेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। सीरीज एलसीआर सर्किट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। सीरीज एलसीआर सर्किट का जो Z आया था, इंपेडेंस आया था, क्या आया था बताओ? सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपेडेंस क्या आया था? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, क्या वर्षा ने पढ़ा था ये? बाकी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था सर। तो फिर वर्षा के अलावा बाकी किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे थोड़ी करना चाहिए क्लास में। अटेंटिव रहोगे, बोलोगे तो चीजें आपको भी आएगी। कोई चीज जितना बोलोगे उतना याद होती है। अब बस बैठे हो, पिक्चर चल रही है, देख रहे हो तो कुछ थोड़ी आता है सिर्फ, समझे? एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव रहने का तरीका होता है नोट्स बनाना, एक्टिव रहने का तरीका होता है टीचर पूछे तो जवाब देना, है ना? मैं ये इसलिए थोड़ी पूछ रहा हूँ कि आपको आया कि नहीं, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग बोलोगे तो चीजें याद होने लग जाएगी। चलिए, जेड ये आता है। अच्छा, ये एक्सेल और एक्सी, एक्सेल होता था ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ω_c। ये दोनों ही सर्किट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या है इस पे डिपेंड करते हैं। सर्किट में किस फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है या करंट ऑसिलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं सर्किट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगाऊं, यही सर्किट रखूं और सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जेड चेंज होगा। जेड चेंज होगा तो सर्किट का करंट चेंज होगा, है ना? क्योंकि सर्किट में जो करंट आने वाला होता है वो लिखते थे अपन, जो वोल्टेज लगाया है अपॉन जेड। अब जेड चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ऑफकोर्स करंट भी चेंज होगा। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है वोल्टेज और करंट क्या आने वाला है। चलो फ्रीक्वेंसी बदल के देखते हैं कि एक्सेल और एक्सी कैसे बदलेंगे। अगर मैं एक्स का ग्राफ बनाऊं विद ओमेगा, तो इंडक्टर के लिए आई एक्सेल था ओमेगा एल, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए ऐसा। ये एक्सेल का ग्राफ होना चाहिए, एम आई राइट? यस सर। Yes, और sir. अगर मैं कैपेसिटर के लिए देखूं तो उसके लिए ग्राफ ये होना चाहिए 1/ω_c। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाना चाहिए मुझे। ये एक्सी का ग्राफ बनाया मैंने, दिस इज फॉर एक्सी, दिस इज फॉर एक्सेल। एक्सी ओमेगा बढ़ाते बढ़ाते कम होते जा रहा है, एक्सेल बढ़ते जा रहा है। एक पर्टिकुलर ओमेगा के बाद एक्सेल ज्यादा है, एक्सी कम है, एक्सी कम है और एक्सेल ज्यादा है, तो फेज में वोल्टेज आगे हो गया होगा। याद करो, हमने सीरीज एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस निकाला था एक्सेल माइनस XC/R। जब एक्सेल एक्सी से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर लीड कर रहा है।
सर्किट में वोल्टेज आगे है करंट से, तो अपन बोलते हैं कि सर्किट इंडक्टिव है, सर्किट में इंडक्टेंस का रिएक्टेंस ज्यादा है। और शुरू में लो फ्रीक्वेंसीज पे ओमेगा ये एक्सी ज्यादा है, तो एक्सी ज्यादा होने से ये नेगेटिव आने वाला है, फेज डिफरेंस नेगेटिव आने वाला है, इसका मतलब कि कैपेसिटर का डोमिनेंस हो रहा है, तो बोलते हैं कि सर्किट कैपेसिटिव है। लेकिन ये बीच वाले पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दोनों बराबर है, दोनों बराबर होंगे तो z क्या आएगा, देखो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो होगा तो z क्या होगा, R. r हो जाएगा। z इज मिनिमम, ये z की मिनिमम होगी ना, क्योंकि r स्क्वायर प्लस समथिंग था, अब ये चीज जीरो होने पर z r है, उसके अलावा किसी भी जगह पे देखेंगे तो ये डिफरेंस कुछ बचेगा तो ये टर्म रहेगा, तो z ज्यादा आएगा, तो z मिनिमम है कब, व्हेन xl इक्वल टू xc। अच्छा xl होता है ओमेगा एल, xc होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो वो ओमेगा जिसपे ऐसा हो रहा है वो आएगा 1 बाय रूट एल सी। इसको बोल दिया ओमेगा नॉट, इसको मैंने कह दिया ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। वो फ्रीक्वेंसी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्सल और एक्सी बराबर होते हैं उसे मैंने बोल दिया ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी में हो क्या रहा है, एक्सल और एक्सी बराबर है और जेड मिनिमम आएगा, जेड सबसे कम है, सर्किट का जेड मिनिमम, तो करंट मैक्सिमम आने वाला है। सही बात है क्या, अगर सर्किट में जो करंट है आई आरएमएस में उसको ओमेगा के साथ प्लॉट करते तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए, एक पॉइंट पे ओमेगा नॉट पर करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. Yes, sir. कितना हो जाएगा मैक्सिमम करंट, Z की वैल्यू R है तो V बाय R कर देना, ठीक है। तो सर्किट का करंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, बस इसी चीज को कहते हैं रेजोनेंस। सर्किट अगर रेजोनेंस में है इसका मतलब है कि एक्सल और एक्सी बराबर है, सर्किट रेजोनेंस में है इसका मतलब है एक्सल और एक्सी बराबर है, सर्किट रेजोनेंस में है इसका मतलब कि Z मिनिमम है, Z की वैल्यू कितनी आती है उस केस में, R आ जाती है, कितनी आ जाएगी, एक्सल और एक्सी बराबर कर दो Z मिनिमम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा R, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बस यही सारी चीज को कहते हैं रेजोनेंस। फेज डिफरेंस निकालोगे, अगर 10 फाई निकालोगे तो एक्सल और एक्सी बराबर है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, वोल्टेज एंड करंट इज इन सेम फेज एट रेजोनेंस, और करंट इज मैक्सिमम, कितना है, वोल्टेज की वैल्यू बाय आर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस से बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है अपन को, एक्सल और एक्सी बराबर है तो इनके पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर हो जाएंगे, एक्सल और एक्सी बराबर है तो इनके पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर हो जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होंगे तो सीरीज में अगर मैं इनका नेट पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं, नेट, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दो तो रीडिंग जीरो आएगी, क्योंकि दोनों के इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, पर फेज में तो अपोजिट होते ना, ये 180 डिग्री पे होते हैं, याद करो फेजर में अपन ने VL और BC अपोजिट फेज में दिखाए थे, यस तो सर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जीरो आएगी। ये सब रेजोनेंस में हो रहा है, जो जो रेजोनेंस में हो रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो रेजोनेंस शब्द का मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट इज रेजोनेंस, बोलो क्या क्या समझ में आया आपको, रेजोनेंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, सर Excel. रेजोनेंस बोलते जाओ, जो जो आ रहा है बोलते जाओ, बोलो जो लेडीज फर्स्ट बोलो। तो जो रिएक्टेंस होगा इंडक्टर में एंड कैपेसिटर में वो इक्वल होगा। हाँ, रेजोनेंस पे कैपेसिटर और इंडक्टर के रिएक्टेंस इक्वल हो जाते हैं, वेरी गुड। और सर किस जो फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस पे होता रहेगा है वो रेजोनेंस, रेजिस्टेंस रेजोनेंस के लिए वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी।
हाँ, ओमेगा नॉट आता है 1/√LC। और क्या होता है रेजोनेंस पे? फेज डिफरेंस वोल्टेज करंट का 0 हो जाता है। वोल्टेज Yes, इन sir. करंट सेम फेज में हो जाते हैं, फेज एट रेजोनेंस उनके बीच का 0 हो जाता है। करंट मैक्सिमम हो जाता है, करंट की वैल्यू V/R आ जाती है। Z मिनिमम हो जाता है, Z की वैल्यू R हो जाती है। VL और VC बराबर होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर के पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होते हैं। XL और XC बराबर होते हैं, क्योंकि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, कौन सा वोल्ट मीटर? अगर मैं इंडक्टर कैपेसिटर को अक्रॉस एक कॉमन वोल्ट मीटर लगाऊं तो उसकी रीडिंग 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि वोल्टेज और कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेज जो होते हैं एक दूसरे से अपोजिट फेज में होते हैं और वो दोनों इक्वल है, तो रिजल्टेंट 0 देंगे। तो ये सारी चीजें हो रही रेजोनेंस में। रेजोनेंस का मतलब क्या है? करंट का मैक्सिमम होना। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। वर्षा हैंड रेज करा, बोलो वर्षा। सर जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो एक किसी पॉइंट पे मेंटेन रहती है कि हम इसे बहुत टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी। अगर सर्किट में फ्रीक्वेंसी जो है वो ये एडजस्ट कर रखी है आपने, जो आपने पोटेंशियल लगाया था उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो सर्किट रेजोनेंस में कहते हैं। तो सर्किट रेजोनेंस में चलता रहता है, मतलब कि आपको नेट इन दोनों का पोटेंशियल 0 मिलता है और जो भी कहा है वो सब मेंटेन रहता है। एक ही फेज में वोल्टेज और करंट चल रहे होते हैं। या यस सर। सर ये आई और ओमेगा का ग्राफ कैसे बना? आई और ओमेगा का ग्राफ कैसे बना? मैंने आई को देखो V/Z बोलते हैं ना, यस सर। है ना। अब Z क्या होगा? Z क्या होगा सोचो ओमेगा के साथ। जब ओमेगा बहुत छोटा था तो XC बहुत बड़ा था XL से, ये टर्म बहुत बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि XC जो है वो बहुत बड़ा है, XL जो बहुत छोटा है, तो इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा आएगा। इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा है, कम होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, 0 हो गया, फिर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये वाला जो टर्म है वो पहले बड़ा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। ये टर्म पहले बड़ा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो Z की वैल्यू पहले ज्यादा थी, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। Z का अगर ग्राफ बनाओगे ओमेगा के साथ, तो पहले Z बहुत ज्यादा आएगा, फिर मिनिमम पहुंचेगा, फिर बढ़ने लगेगा। तो Z एक पॉइंट पे मिनिमम था, ओमेगा नॉट पे वो R था। और करंट कैसे निकालते हैं? V/Z ही तो निकालते हैं, तो ये ग्राफ हो जाएगा। यस सर। ना उल्टा कर दिया मैंने, V/Z ही तो है। तो क्लियर है क्या? ये 0 को टेंड करना चाहिए, है ना, ये 0 को टेंड करना चाहिए। ज्यादा सही हो गया अभी। और कोई डाउट? अभी भी पैरेलल एलसीआर सर्किट पढ़ा था। पैरेलल एलसीआर सर्किट में उल्टा होता है, सारी चीज उल्टी चलती है वहां पे। वहां पर याद करो हमने 1/Z 1/Z वो निकाला था √1/R का स्क्वायर प्लस 1/XC माइनस 1/XL का स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, इसका स्क्वायर 0, समथिंग प्लस 0, वही चीज आ जाएगी, 1/R ही आ जाएगा। तो 1/Z 1/R आएगा। और जब ये 0 नहीं होगा ये वाला टर्म, तो ये टर्म 0 नहीं है, तो 1/R² में कुछ ऐड होगा, इसका मतलब 1/Z थोड़ा ज्यादा आएगा, 1/Z ज्यादा आएगा, क्योंकि 1/Z में इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है। 1/Z ज्यादा मतलब Z कम आएगा। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट में ठीक उल्टा होता है। ये सीरीज में जो ग्राफ होता है यहाँ Z का उल्टा ग्राफ बनेगा, क्योंकि 1/Z की इक्वेशन है ना ये। तो यहाँ ओमेगा के साथ है ना Z मैक्सिमम हो जाता है, ऐसा होता है कुछ ओमेगा नॉट पे। Z मैक्सिमम तो करंट मिनिमम हो जाएगा, फिर पैरेलल में करंट मिनिमम हो जाता है। बाकी सारी चीजें ठीक है, बट करंट मिनिमम हो जाता है। करंट इज मिनिमम इन रेजोनेंस। बात समझ में आई? पैरेलल एलसीआर में फर्क क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो Yes, हमको sir. ज्यादा पूछा नहीं आता पैरेलल एलसीआर के बारे में, आपको नॉर्मली तो सब सीरीज एलसीआर के बारे में पूछते हैं। तो एकदम क्वेश्चन में पैरेलल का मत सोचना, ठीक है, सीरीज का ही सोचना। चलिए, तो रेजोनेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है। रेजोनेंस बस एक स्टेट है सर्किट की, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि इस पर्टिकुलर ओमेगा पे सर्किट में करंट मैक्सिमम है, सीरीज एलसीआर सर्किट में। दिस इज रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या क्या है वो अपन को याद रखना पड़ता है।
फिर एक टर्म यूज होता है रेजोनेंस में, क्वालिटी फैक्टर, वो देख लेते हैं अपन। क्वालिटी फैक्टर मैं हटा रहा हूं, क्वालिटी फैक्टर। ये जो हमारा करंट का ग्राफ है ना, ये ग्राफ देखो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है ना। करंट मैक्सिमम पहुंच रहा है फिर कम हो रहा है। तो करंट कम होते होते जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो भी थी ना, जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो आई एम, उसका बाय रूट टू टाइम हो जाए, मैक्सिमम का बाय रूट टू टाइम हो जाए, तो पावर आधी हो जाएगी। याद करिए पावर होता था आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, याद करो। तो आई जब 1/√2 होगा तो पावर हाफ हो जाएगी। सही बात है क्या? यस सर। तो इन पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, उन फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, पावर आधी हो रही है। इन्हें बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी at which current is 1/√2 times of max। करंट मैक्सिमम का 1/√2 टाइम है, तो पावर इज हाफ। पावर मैक्सिमम की आधी है, इसलिए इनको बोलते हैं हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 कॉल्ड हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आधी होती है, सॉरी पावर आधी होती है। अब पावर आधी, इसका मतलब क्या है, Z क्या हो गया होगा सर्किट में, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, करंट 1/√2 हो गया, मतलब Z भी √2 टाइम हो गया होगा। तो Z √2 टाइम है क्या, Z √2 टाइम कैसे हो सकता है, जो Z था वो √2 टाइम कैसे हो सकता है, जब R और XL माइनस XC वाला टर्म बराबर हो जाए। तो एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 R इज इक्वल टू मॉड ऑफ XL माइनस XC, इसलिए Z हो जाता है √2 टाइम R। जब R इनके बराबर होगा तो आप देखना Z √2 टाइम आ रहेगा। Z √2 टाइम आ रहा है तभी तो करंट यहाँ पे 1/√2 हो गया है, तो Z √2 टाइम R हो जाता है, या R इक्वल टू XL माइनस XC ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे। तो आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो वो आप निकाल लेना है ना, वो मेरा अभी काम नहीं निकालना, वो आप कर सकते हो। मेरा इंटरेस्ट है आपको क्वालिटी फैक्टर बताना है। क्वालिटी फैक्टर ये क्या होता है, रेजोनेंस पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस है, इसके रेशियो को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। जो नीचे टर्म है इसे बोला जाता है बैंडविड्थ। ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का जो डिफरेंस है इसे बोला जाता है बैंडविड्थ। रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के डिफरेंस को, इनका रेशियो, ये आता है क्वालिटी फैक्टर। जब रखोगे वैल्यूज तो आ जाता है सॉल्व करके 1/R रूट L बाय C, 1/R रूट L बाय C, 1/R रूट L बाय C। आ रहा समझ में? मतलब आप ये जब वैल्यू निकालोगे ना बैंडविड्थ की, ओमेगा नॉट तो आप लिख ही सकते हो क्या होता है, ओमेगा नॉट आता है 1/√LC। वो जो बैंडविड्थ आती है ये आती है R/M। तो ये पुट कर दोगे तो सॉल्व करके आ जाता है। चलो अब ये मैंने डेरिवेशन वगैरह बताया नहीं, इसका क्या कैसे निकलेगा बैंडविड्थ, वो आप खुद कर सकते हो। वो कैसे करोगे, ओमेगा L लिख दो यहाँ, या 1/ωc लिख दो। मॉड है तो जब ये बड़ा होगा तो प्लस लगा लेना, जब वो बड़ा हो तो माइनस लगा लेना। तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशन बनेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना, उससे ओमेगा निकल जाएगा, तो ओमेगा 2 निकल, ओमेगा 1 निकल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं इनके, और उसका डिफरेंस आसान होता है, डिफरेंस R/L आ जाएगा। एक्सप्रेशन बड़े बड़े बनते हैं पर डिफरेंस आसान हो जाता है उसका। क्या ये क्लियर है, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? अब क्वालिटी फैक्टर बता क्या रहा है, क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इस बैंडविड्थ का रेशियो है। ये बैंडविड्थ क्या बता रही है, ये बैंडविड्थ बता रही है कि मैक्सिमम करंट से आधा करंट होना, या पावर मैक्सिमम करंट से 1/√2 करंट होना, पावर आधी होना, पावर आधी होने में कितना आपको दूर जाना पड़ेगा। ये बैंडविड्थ अगर ज्यादा आई
इसका मतलब सर्किट बहुत फ्लैट जैसा है। ये अगर बैंडविड्थ बड़ी आ रही है, और बैंडविड्थ जितनी नैरो आएगी तो सर्किट बहुत स्टीप है। आपको एक ग्राफ बहुत स्टीप दिखेगा। देखिए मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद चमक रहा होगा, नीचे बना देता हूँ मैं। जितना वो ग्राफ फ्लैटर होगा उतना आपको मैक्सिमम करंट से आधा 1/√2 करंट होने के लिए ज्यादा फैलना पड़ेगा, और जितना वो ग्राफ स्टीप होगा उतना शार्प, उतनी छोटी बैंडविड्थ दिखेगी आपको। जो सेकंड ग्राफ है उसको मैं रेड कलर से चीजें कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए वो। तो सेकंड ग्राफ में आप देख सकते हो कि करंट बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा था, इससे बैंडविड्थ कम आई। और फर्स्ट ग्राफ में करंट बहुत स्लोली ड्रॉप हो रहा है तो बैंडविड्थ बड़ी थी। बैंडविड्थ जितनी बड़ी उतनी खराब क्वालिटी, बैंडविड्थ जितनी छोटी उतनी अच्छी क्वालिटी। ग्राफ जितना शार्प बनेगा हम बोलते हैं कि वो बेटर क्वालिटी का है। मतलब इसमें हम बहुत अच्छे से डिफरेंस देख पाएंगे। हमें मैक्सिमम करंट एकदम से शूट करते दिखेगा और फिर करंट बाकी किसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से रेजोनेंस समझ में दिखेगा, समझ में आएगा, दिखेगा। चलिए, और इसका क्या मतलब है वो इंजीनियरिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाकी मतलब के लिए थोड़ा सा और डिटेल में बाकी चीजों को समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल बस इसको याद रखो इसको। तो क्वालिटी फैक्टर आपको बताता है कि ग्राफ कितना शूट कर रहा है बीच में। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा उतना आपको रिलेटिवली ज्यादा शूट करके दिखेगा, शार्प बनेगा ग्राफ। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में ये? यस सर। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी रिप्लाई करे। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, है ना? चलो, देवेश का हैंड रेज हुआ है। देवेश, कोई डाउट? सर क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा अपन को वही चाहिए ना? हमें चाहिए क्या या क्या नहीं चाहिए, ये पॉइंट अभी आप लोगों के काम का नहीं है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम है ना कोई भी चीज का एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे। हमारे कोर्स में अभी हम सिर्फ एनालिसिस देख रहे हैं। मतलब कि भाई ये लगा देंगे एसी में, ये लगा मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल लगा दिया एसी वाला तो क्या होगा, सीरीज एलसीआर में पोटेंशियल लगाया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो क्या होगा। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एप्लीकेशंस, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग थिंग। तो कौन अच्छा है कौन खराब है ये हमेशा डिसाइड होता है कि आपको काम क्या करवाना है। भाई आपके काम पे डिसाइड होगा कि कौन अच्छा कौन खराब है। ठीक है? तो वर्ग जब तक फिक्स नहीं करोगे कि मैं ये करवाना चाहता हूँ, जब तक मैं कैसे बताऊँ कि कौन अच्छा है कौन खराब है। और जब तक वर्ग वर्ग फिक्स करना मतलब कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना। हम यहाँ पे एप्लीकेशन डिजाइन ही नहीं कर रहे, हम बस एनालाइज कर रहे चीजों को। ठीक है? तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना अच्छा है कि खराब होना अच्छा है, इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। समझ में आई यस बात? चलो, और किसी को कोई भी डाउट? चीजों का एनालिसिस समझो, बस मीनिंग समझो। अच्छा खराब ये सब पे दिमाग मत लगाओ, मीनिंग समझ में आ रहा है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बस ये समझो कि भाई सर्किट में एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही थी जिसपे करंट बहुत ज्यादा हो रहा है और बाकी फ्रीक्वेंसी पे कम था। तो जिस पे ज्यादा है वो सिचुएशन को अपन ने बोल दिया रेजोनेंस। रेजोनेंस का सिचुएशन मतलब कि भाई सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस का सिचुएशन मतलब कि ओमेगा होता है 1/√LC। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक्सएल और एक्सी बराबर है। बस ये रटना है, बस ये हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। रटना क्या, जो दिख रहा है वो याद रखना है। ठीक है? क्वालिटी फैक्टर क्या होता है भाई, ये जो ग्राफ है इसकी शार्पनेस मेजर करने के लिए फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस डिवाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, जहां पावर आधी हो गई वो वाली फ्रीक्वेंसीज को अपन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उनका डिफरेंस जो होता है उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बस ऐसा ये होता है, ऐसा याद रखना है। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। चलो, तो ये बैंडविड्थ वगैरह आई थिंक सब चीजें क्लियर है। इन सब के काफी फिजिकल मतलब है, काफी मीनिंग होते हैं, बट वो सब चीजें थोड़ा सा जानने के लिए टाइम देना पड़ता है। इंजीनियरिंग की काफी चीजें को समझना पड़ती है। जैसे ये क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो यूज होता है फॉर फिल्टर्स। फिल्टर हम यूज करते हैं। अब फिल्टर का थोड़ा सा आइडिया समझना पड़ेगा अगर अच्छे से क्वालिटी फैक्टर समझना है तो फिल्टर्स जो होते हैं उनमें हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वाला कोई हमारे पास सोर्स है, एक सोर्स है जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, उसमें से मुझे कुछ फ्रीक्वेंसी फिल्टर आउट करना है, बाकी को हटाना है। जो अपन एफएम रिसीवर में करते ही है। जो अपने घरों अपन जो रेडियो सुनते होंगे शायद आप, तो रेडियो सुनते हो तो आप एक पर्टिकुलर चैनल को ट्यून करते हो। जैसे आपको रेडियो मिर्ची सुनना है
तो 98.3 आप सिलेक्ट करते हो, तो आपका जो रिसीवर होता है ना रेडियो का, वो तो सारे चैनल का वेव्स रिसीव कर रहा है। जब आपने 98.3 सिलेक्ट करा तो आपने क्या कर लिया कि मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनना है, तो बाकी फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट करना है। तो फिल्टर आउट करने का काम करता है ये सीरीज LCR सर्किट। इसकी जब अपन 98.3 सेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो 98.3 कर दी, तो 98.3 और आसपास की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है, बाकी सब हट जाती है। 98.3 और आसपास के लिए आपको करंट ज्यादा मिलता है या पोटेंशियल ज्यादा मिलता है, बाकी के लिए कम मिलता है। तो कितना अच्छे से बाकी को हटा रहा है और केवल बीच की रख रहा है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग जो होता है वो उससे फिल्टर से होता है। थोड़ा समझ में आया कुछ जो बोला मैंने? चलो अब ज्यादा नहीं जाएंगे इस पे, है ना, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाता है अपना। ओके, तो ये अपने क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस, ये सारी चीजें कंप्लीट करी। अब अपना एक पोर्शन बचा रहा था ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर पे आते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हेडिंग लिख सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर। अच्छा, इसी चैप्टर में ये अच्छा रहता है कि 2-3 दिन में स्प्रेड क्लास हो। एक दिन में 2-2 क्लास ऐसे होना ये अच्छा नहीं रहता, क्योंकि एक साथ सारी चीजें बच्चे अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। और बाय चांस आज ऐसा हो गया कि 2 क्लास हो गई अपनी। ओके, तो नेक्स्ट चीज अपन पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने ये वर्ड सुना है पहले? यस सर। कहा कहा सुना? सेमीकंडक्टर में भी आता है सर ये। अच्छा, और सर आस पड़ोस में भी सुना है लोगों के मुंह से। और यस सर। डीपी को बोलते हैं ये लाइट की, और बिजली ऑफिस में। और बस सर। अरे यार कैसे बच्चे हो यार, मतलब यार ट्रांसफार्मर नहीं सुने तुमने? हाँ, ऑप्टिमस प्राइम नहीं सुना? सुना है सर। हाँ, तो वो रिप्लाई क्यों नहीं आया इतनी देर से? मैं तो सोच रहा था पहला ट्रांसफार्मर तो आप वही बोलोगे मुझे। सर वो आया था पर एसी हाँ, से रिलेट नहीं किया हमने। अच्छा अच्छा, आपने सोचा कि कहाँ है फिजिक्स वाले टीचर है, इनको क्या पता होगा ऑप्टिमस प्राइम का, है ना? नो सर। चलो, वर्षा लिख रही यस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मैं दिन भर फिजिक्स ही पढ़ते रहता हूँ, फिजिक्स ही पढ़ाते रहता हूँ? तो आपकी एग्जाम जो है वो सीरियस है, तो हमें यहाँ थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, नहीं तो हमारी भी लाइफ है बाकी भैया, हम भी ट्रांसफॉर्म वगैरह मूवी वगैरह देखते हैं। चलो ओके, आते हैं अपन। आप लोगों के सामने तो बस इसी की बात करूंगा, लेकिन जो हमारा नॉर्मल फिजिक्स का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है और आपको अपना फोकस पूरा सिर्फ आईटी पे रखोगे तब सिलेक्ट होंगे, ये मुझे पता है बाय एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही रहो, है ना। आईआईटी में पहुंच के यू आर फ्री टू लर्न ऑल थिंग्स, सारी चीजें देखो भाई, मूवीज देखो, सब करो, पर अभी फोकस रहो, ठीक है, आईआईटी के लिए। इसलिए अभी ये सब चीजें नहीं करना। वापस आते हैं ट्रांसफॉर्मर पे। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? तो हमने जैसे आप सबने बताया, आसपास सुना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में काफी बड़ा रोल होता है ट्रांसफॉर्मर का। जहां पावर बनती है, पावर जनरेशन के जो स्टेशन होते हैं, वहां पर पावर बन के वहां से वो सेंड कर जाती है शहरों तक। शहरों तक सेंड करने के लिए ना काफी हाई वोल्टेज पे इन्हें सेंड करा जाता है, ताकि कोई चोरी ना करे, पहली चीज। नहीं तो क्या होता है अपने गाँव में, तो वो तार लगा के ऐसे, शहरों में भी दिखा जाए मैंने तो, कि वो 2 तार को ऐसे वायरों पे टांग देते और घर में बिजली जला लेते पूरी। तो वो ना हो इसके लिए वोल्टेज बढ़ा देते। अब वो हाई वोल्टेज पे कोई हिम्मत नहीं करता तार डालने की, उनके बेचारों के तार ही जल जाएंगे, घर का सब सर्किट जल जाएगा। दूसरी चीज, जो लो वोल्टेज पे पावर भेजते हैं तो उसमें लॉस ज्यादा होते हैं, एनर्जी लॉस बहुत होती है। मतलब आपने जितनी एनर्जी भेजी भेजी उसमें से 90% लॉस हो जाएगी अगर आप लो वोल्टेज पे भेजोगे। तो इसलिए हम हाई वोल्टेज पे भेजते हैं, उससे क्या होता है कि पावर ज्यादा भेज पाते हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, लॉसेस कम होते हैं। तो कई फैक्टर की वजह से हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है और बाद में कम भी करना पड़ेगा। घरों में थोड़ी अपन 440 किलो वोल्ट भेज सकते हैं,
वहां तो पूरे घर में मतलब सब चीजें खराब हो जाएगी। तो हमें वोल्टेज कम भी करना है, तो वोल्टेज बढ़ाना है या कम करना है, इन सब के लिए यूज करते हैं अपन ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छा डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर एक इतना अच्छा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है, 95% से भी ज्यादा इफिशियंसी आती है। ऐसा मैंने पढ़ा है किताबों में कि 95% से भी ज्यादा इफिशियंसी होती है। तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है, मतलब कि इसने एनर्जी जो कंज्यूम करी, खर्च जो करी है बहुत कम करी है, और ज्यादा ज्यादा आपको काम करके दे दिया है। ठीक है, तो वेरी एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस होते हैं ट्रांसफार्मर। अब काम कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा इनका वर्किंग होती है। हमने क्या करा, दो हमारे पास कॉपर की कॉइल है, ये कॉपर की कॉइल और ये एक और कॉपर की कॉइल। इनको एक ही वाइंडिंग, इनको एक ही कोर पे वाइंड कर दिया। तो एक ही कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसी दो पैरेलल लाइन बनाते हैं इनके बीच में, जो बताता है कि इनमें अच्छी कपलिंग है। प्रैक्टिकली कैसे दिखाएंगे, ये तो सिंबल हो गया, प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। तो प्रैक्टिकली बनाने के लिए हम ऐसा आयरन का एक ब्लॉक जैसा बनाते हैं, इस तरह का। ठीक है, अच्छा इसको सॉलिड आयरन से नहीं बनाते, इसको ना प्लेट से बनाते हैं। बहुत सारी पतली पतली आयरन की प्लेट्स लेते हैं, और प्लेट्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख कर अपने पास ऐसा सॉलिड आयरन का ब्लॉक बन जाता है। बहुत सारी आयरन की पतली पतली प्लेट ली जाती है, उनको एक के ऊपर एक रखो तो ऐसा ब्लॉक जैसा बन जाता है। सर ये होलो है? सॉलिड है ना। अब डायग्राम शायद और बेटर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब एक आयरन की एक पतली सी ऐसी स्क्वायर शेप की पट्टी ली, जिसके बीच में एक स्क्वायर शेप का छेद था, और एक के ऊपर एक बहुत सारी ऐसी पट्टियां रख दी, तो इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर तो देखा होगा यार, कई कई छोटे छोटे खिलौनों में भी आजकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलौने जो देते हैं उनमें भी ट्रांसफार्मर होता है। यस उसके बाद क्या करा, कॉपर का वायर लिया, उस वायर को अच्छे से यहाँ वाइंड कर दिया। इस तरह से कॉपर के वायर की वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो एक वाइंडिंग ये थी, ये दिख रही है, और इधर भी ऐसे ही कॉपर के वायर को लेके वाइंड कर दो। तो इस तरह से कॉपर के वायर की खूब सारे नंबर ऑफ टर्न होते हैं। मैं तो बहुत थोड़े से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 1000, 2000, 5000 ऐसे नंबर ऑफ टर्न होते हैं। बहुत सारे टर्न्स होते हैं यहाँ पे। ये जो अरेंजमेंट बन जाता है, ये है ट्रांसफॉर्मर, है ना। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो इस तरह का हो सकता है। तो हमारे पास दो कॉइल है, जिनके बीच में सॉफ्ट आयरन का कोर है। ये किससे बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, आपने तो पढ़ा हुआ है। तो वो सॉफ्ट आयरन जो होता है वो उसमें क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कम होती है, कोर्सिविटी भी कम होती है ना। तो वो बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से एक्सटर्नल वायर की मैग्नेटिक फील्ड से अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और उसको रिवर्स करना भी आसान होता है। हिस्टेरिसिस लॉस कम होते हैं उसके अंदर। आपने तो पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म चैप्टर, तो हिस्टेरिसिस लॉस शायद समझते होंगे आप। तो सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरिसिस Yes, लॉस sir. कम होते हैं, है ना, इसलिए अपन सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। चलिए, अच्छा ये करने से क्या होगा कि हमारे पास दो कॉइल है और उसके बीच में सॉफ्ट आयरन है। ये सॉफ्ट आयरन क्या करता है कि अगर आपने यहाँ कुछ करंट फ्लो करवाया, तो इस कॉइल के करंट से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉफ्ट आयरन की वजह से दूसरी कॉइल में भी लिंक हो जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास होती है, वो दूसरी से भी पास हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट आयरन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सॉफ्ट आयरन में कंटेन्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जितना फील्ड लाइन पास कर रही है, उतना इससे भी पास कर जाती है। ये समझ में आ रहा है। तो हम दोनों तरफ कॉइल में देखें तो हर टर्न से सेम फ्लक्स जा रहा है। हमने अगर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मर बनाया है, तो फ्लक्स इन ईच टर्न इज सेम।
इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इधर की जो कॉइल होती है उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इधर की जो कॉइल होती है उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के हर टर्न में जो फ्लक्स है वो इक्वल है, पर नंबर ऑफ टर्न दोनों तरफ अलग अलग है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न सपोज एनपी है, यहाँ सपोज नंबर ऑफ टर्न एनएस। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा, जो एक टर्न से फ्लक्स है उसको 5 बोल दिया। नाउ टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी वो हो जाएगा उसके नंबर ऑफ टर्न इनटू एक टर्न का फ्लक्स। समझ में आ रहा है क्या? सेकेंडरी का टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा उसके नंबर ऑफ टर्न इनटू एक टर्न का फ्लक्स। बताइए समझ में आया यहाँ पे सब? हमने क्या करा भाई, अगर कुछ करंट फ्लो कराया एक कॉइल में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये सॉफ्ट आयरन की वजह से दोनों से लिंक हो जाती है, दोनों में इक्वल फील्ड लाइन पास हो रही है हर टर्न में, तो हर टर्न में इक्वल इक्वल फ्लक्स आ रहा है दोनों में। अब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न अलग अलग थे, तो टोटल फ्लक्स दोनों में अलग अलग आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एसी पोटेंशियल। एसी पोटेंशियल की वजह से ये जो एसी करंट आ रहा है, यहाँ पर एसी करंट आएगा तो फ्लक्चुएटिंग करंट होगा, साइनसॉइडली ऐसे फ्लक्चुएट करेगा करंट फ्लक्चुएट करते रहेगा, तो करंट की वजह से जो फील्ड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड वो भी बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। ये बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, हर कॉइल में कुछ ईएमएफ जनरेट होता है जब उससे लिंक फ्लक्स बदले। कितना ईएमएफ आएगा? जो ईएमएफ आएगा प्राइमरी साइड में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से लिख सकते हैं, सही बात है क्या? यस सर। सेकेंडरी साइड में जो ईएमएफ आएगा उसको वहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से लिख सकते हैं। प्राइमरी में ये फ्लक्स जो था वो था एनपी इंटू फाइव, एनपी नंबर ऑफ टर्न तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। इसलिए सेकेंडरी का जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा एनएस इंटू डी फाइव बाई डी टी। फाइव तो दोनों में सेम था। तो अब बताओ प्राइमरी में जो ईएमएफ दिख रहा है, या उसको मैंने बोल दिया वोल्टेज डेवलप्ड इन प्राइमरी, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज डेवलप हुआ मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी का अगर रेशो निकालो तो क्या आने वाला है? बताइए, अगर इनका हम रेशो लेंगे तो क्या आएगा? एनपी बाय एनएस। एनपी बाय एनएस आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इनका रेशो ले लेंगे तो एनपी बाय एनएस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न को एडजस्ट करें, नंबर ऑफ टर्न को चेंज कर दे, एक में ज्यादा टर्न है एक में कम है, तो जो वोल्टेज डेवलप होगा उसकी पीक वैल्यू में चेंज आएगा ना। हम तो साइनसोइडल पोटेंशियल लगा रहे थे, तो ये जो पोटेंशियल, ये जो फ्लक्स होंगे वो भी साइनसोइडली बदलते रहेंगे, साइनसोइडल बदलते रहेंगे तो ये साइनसोइडल पोटेंशियल आ जाएंगे, और साइनसोइडल पोटेंशियल की जो पीक वैल्यू आएगी उनका रेशियो ये आ गया। तो नंबर ऑफ टर्न अगर अलग अलग रखे तो यहाँ पे पोटेंशियल को अपन बढ़ा या कम कर सकते हैं ना। इफ number of turn in secondary is higher than number of turn in primary, ये ज्यादा है ये कम है, तो उससे क्या हो जाएगा, वोल्टेज डेवलप इन सेकेंडरी विल बी हायर देन वोल्टेज डेवलप इन प्राइमरी। और ये सब साइनसोइडल थे, ये अपन पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं। सिमिलरली if number of turn in secondary is smaller than number of turn in primary, तो voltage developed in secondary will be less than voltage developed in primary। तो हम वोल्टेज लेवल को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। वोल्टेज तो अभी भी साइनसोइडल है, उसकी जो पीक वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। दिस इज हाउ ट्रांसफार्मर हेल्प्स अस टू इंक्रीज वोल्टेज एंड डिक्रीज वोल्टेज। ये जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है प्राइमरी से, इसे बोल देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उल्टे वाले को बोल देते हैं स्टेप डाउन। समझ रहा है? बताइए, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है? यहाँ पे दो कॉइल है, एक कॉइल में पोटेंशियल लगाया, एसी पोटेंशियल लगाया, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट आया, एसी पोटेंशियल है तो एसी करंट आया। ये जो अल्टरनेटिंग करंट आया उसने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट कराया, मैग्नेटिक फील्ड भी साइनसोइडली फ्लक्चुएट करने लगेगी।
जिसकी वजह से यहाँ फ्लक्स बदलने लगेगा। अब फ्लक्स कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, क्योंकि करंट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फ्लक्स लगातार बदल रहा है। फ्लक्स के बदलने से दोनों कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इससे ईएमएफ चेंज होगा। ठीक है, ईएमएफ चेंज होने की वजह से यहाँ पर फिर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जो चेंज हो रहा है, और इनके पोटेंशियल का जो रेशियो आ गया वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा है। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आपको बस इतना करना है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा करना है। तो सेकेंडरी में आपको यहाँ पे एसी पोटेंशियल मिलेगा, इसमें आपको वोल्टेज की पीक वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। तो वोल्टेज का लेवल अपन बड़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ट्रांसफार्मर यूज करके। आ रहा है समझ में? बस यही होती है ट्रांसफार्मर की वर्किंग। ये यस सर। ओके। अच्छा, एक छोटी सी चीज और देख लो, मैंने बोला था ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस होते हैं। किसी भी चीज की इफिशियंसी वो होती है उसने जो पावर सप्लाई करा आउटपुट में डिवाइड बाय जो पावर इनपुट में था। पावर आउटपुट हो जाएगा सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी का करंट, इनपुट हो जाएगा प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी का करंट, V इंटू आई होता है पावर। अब इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है ट्रांसफार्मर की, इसका मतलब ये इफिशियंसी 100% की क्लोज है। मान लेते हैं 100%, लेट इफिशियंसी इज 100%। इसका मतलब सेकेंडरी के वोल्टेज और प्राइमरी के वोल्टेज का रेशो ये 100% है, मतलब 1 हो गया रेशो, है ना। ये परसेंटेज की बात करेंगे, इफिशियंसी 100% मतलब 1 हो जाएगी, तो ये 1 कर दिया अगर, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, IP बाय IS हो जाएगा ना। और सेकेंडरी का वोल्टेज और प्राइमरी का वोल्टेज का रेशो ये नंबर ऑफ टर्न का रेशो था, देखो। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट कम हो रहा होगा, समझे। वोल्टेज लेवल बढ़ा रहे हो तो करंट लेवल कम हो रहा है। ट्रांसफार्मर एनर्जी क्रिएट नहीं कर देता है, वोल्टेज लेवल बढ़ाता है तो करंट लेवल कम कर देता है, तो एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है। ट्रांसफार्मर ने अगर हाई पोटेंशियल को कम पोटेंशियल में कन्वर्ट करा तो करंट ज्यादा फ्लो होता है वहां पे, और अगर लो पोटेंशियल को हाई में करंट कन्वर्ट करा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल बना दिया, तो करंट कम फ्लो, करंट फिर ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया, वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा, समझे। तो जो आपके जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती है जिसके अंदर 440 किलो वोल्ट का पोटेंशियल होता है, 44,000 वोल्ट का पोटेंशियल चल रहा होता है वहां पे क्या होता है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और करंट बहुत कम है, और घरों में जब अपन सप्लाई करते हैं वहां करंट बढ़ जाता है, समझे। और पोटेंशियल ज्यादा करंट होने कम होने से, करंट कम होने से वहां एनर्जी लॉस कम होता है, आई स्क्वायर लॉस होता है, आई कम करा तो उन वायर में जो रेजिस्टेंस है उनमें करंट कम फ्लो होने से उनमें रेजिस्टेंस में एनर्जी का लॉस कम होता है, इसलिए वहां पे लॉस कम दिखता है आपको। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो एक बार समझो अच्छे से, कहीं भी यहाँ कुछ समस्या है तो बताओ। चलो, कोई समस्या नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब आप लोगों को स्कूल में ये भी बताते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस किस तरह के एनर्जी लॉस होते हैं। भाई ट्रांसफार्मर में कुछ तो एनर्जी लॉस होता है, बहुत अच्छा डिवाइस है ये, 100% तो मैंने माना था, होता नहीं है 100%, है ना। मैंने बताया था शुरू में कि अच्छा डिवाइस है, 95% तक इसकी एफिशिएंसी होती है, तो थोड़ा बहुत तो एनर्जी का लॉस होता ही है। वो कहाँ होता है, किस किस वजह से ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है, स्कूल में क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर या 2-3 नंबर पूछते, तो आपको शायद पता होगा, बताओ। हीट सर आपने एनर्जी, बोला था कि हीट लॉस। यहाँ पे भी। एक एक करके बोलो, बोलो फिर से। सर हीट जनरेट होती है कुछ। हीट जनरेट होती कहाँ पर, किस वजह से? सर करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। हाँ, ये जो अपन ने एक वाइंडिंग बनाई ना, कॉपर की वायर की वाइंडिंग करी, एक कॉपर के वायर में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस जीरो है इनके अंदर, थोड़ा रेजिस्टेंस तो होता है, और इनमें करंट फ्लो कर रहा है, तो I2R हीट जनरेट होती है, तो यहाँ पे हीटिंग लॉस होता है, उसको अपन कॉपर लॉस भी बोलते हैं, उसका एक नाम और भी होता है कॉपर लॉस, है ना। और एक तो ये बताया आपने, वेरी गुड। और
आयरन लॉसेस भी सर। आयरन लॉसेस होते हैं, बस यस वेरी गुड। क्या होता है आयरन लॉस? सर वो फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर वो छोटी छोटी रिंग्स बन जाती है इलेक्ट्रॉन की, एडी तो करंट, एडी करंट्स, एडी करंट। एडी करंट डेवलप होते हैं। एडी करंट क्या होता है? एक यहाँ पे मेटल का पीस है हमारे पास, सपोज कोई मेटल का प्लेट है और हमने मैग्नेटिक फील्ड उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पास हो रही है और वो बदल रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है और वो चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज टाइम के साथ बढ़ रही है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टाइम के साथ बढ़ेगी तो उसका अपोजिशन करने के लिए ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हमने पढ़ा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, इट क्रिएट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे स्पेस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, मेटल में भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मेटल में इंड्यूस्ड करंट आ सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो करंट घूम सकता है। तो ये जो करंट डेवलप हो जाएगा, कोई मेटल पीस रख दिया है जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसमें करंट आ जाता है और ये जो करंट आता है इसकी वजह से उसमें हीटिंग लॉस होने लगते हैं और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के बदलने का अपोज भी करेगा, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बदलने में वर्क करना पड़ता है, तो आपकी एनर्जी कुछ वहां भी खर्च होती है। ये जो रैंडम करंट्स आते हैं मेटल में, इन्हें बोलते हैं एडी करंट। और ये एडी करंट चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ना बदले, तो अगर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसको अपोज करेंगे, अगर मोशन हो रहा है सब्सटेंस का तो मोशन को अपोज करेंगे। ये काफी जगह काम के भी होते हैं एडी करंट, काफी जगह नुकसान भी देते हैं, है ना। ये अपने पढ़ा होगा शायद, स्कूल में पढ़ाते हैं एडी करंट के फायदे नुकसान। कुछ जगह पे फायदा भी होता है जिससे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ब्रेक्स में काम आता है अपना। गैल्वेनोमीटर में एडी करंट की वजह से जो अपना कॉइल होती है वो जल्दी रुक जाती है ना। कुछ इस फायदे भी है नुकसान भी है, जैसे यहाँ नुकसान है ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस होता है इसकी वजह से, एडी करंट लॉस। यस, एक अच्छी चीज बोली आपने, एडी करंट लॉस। और बताइए। हिस्टेरिसिस लॉस सर। हिस्टेरिसिस लॉस, वेरी गुड। व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस? सर ये ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंटली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है जिससे एनर्जी होती है। ये जो अपन ने एसी करंट लगाया है, तो एसी करंट तो फ्लक्चुएट होता है ना, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। करंट बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होकर जीरो होता है, फिर नेगेटिव में बढ़ता है फिर जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही पहले बढ़ रही है फिर जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव में जा रही है फिर जीरो हो रही है। तो ट्रांसफार्मर की कोर में कभी मैग्नेटिक फील्ड इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती रहती है, उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है, जिसे हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। वेरी गुड। और बताओ, और किस तरह का लॉस होता है? सर मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लॉस होता है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स भी 100% लिंक नहीं करता, बिल्कुल सही। ये जो मैंने मान लिया कि हर टर्न में सेम फ्लक्स जा रहा है, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एकदम 100% फ्लक्स लिंक नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लिंकेज का लॉस होता है। वेरी गुड। और कोई? प्रबल ने कुछ लिखा हुआ है, प्रबल एक्सप्लेन करोगे बच्चों को? प्रबल, प्रबल एक्सप्लेन करोगे? हाँ, इसको बोलो, बच्चों को बताओ, माइक पे बोल के बताओ। ट्रांसफार्मर के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ कोर के अंदर नहीं होती, थोड़ी बाहर भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर एयर के अंदर आयनाइजेशन डी आयनाइजेशन, एयर के मॉलिक्यूल्स में मोशन चल रहा होता है, जिसकी वजह से एक हमिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। एयर के मॉलिक्यूल का भी मोशन चलता है, हमिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। वो हमिंग साउंड की वजह से भी एनर्जी का लॉस हो रहा है। वो हम चाह नहीं रहे वहां एनर्जी साउंड वेव में चली जाए, पर जा रही, तो वो भी लॉस होता है। यस सर। तो ऐसे कई सारे तरह के लॉस है। अभी आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाते हैं, अपने मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, तो एक बार रीड करना। और एडी करंट भी अपन ने आज समझा है, तो एडी करंट भी एक बार देखना। कोई भी इनमें समस्या है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना। तो अपना एसी चैप्टर में इतनी चीजें थी, इतना ही हमको एसी चैप्टर में पढ़ना है। बहुत शॉर्ट चैप्टर होता है और बहुत आसान भी होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर थ्योरी अच्छे से याद हो तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो। अब आपका काम है इसके क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो अब क्योंकि आज 2 लेक्चर हो गए, तो अभी मैं रुक रहा हूँ क्लास यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका वो अटेंड करिएगा, और एसी के क्वेश्चन जो रेस बोलिए होमवर्क में, वो अभी कर लेना, ठीक है। सारी रेस हो जाएगी, तो अब सारी रेस आपके लिए होमवर्क में। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes.